जोहार दोस्तों, कौटिल्य पाठशाला में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज मैं आप सबों के बीच हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर के उपस्थित हूं। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं या हाई स्कूल शिक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उनका हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है या रखने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी फायदेमंद होगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि हिस्ट्री में आपको 2 खंड पढ़ने हैं। आज मैं प्रथम खंड से प्रश्न लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं और इस खंड से एक वीडियो और मैं बना चुका हूं। यदि अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर जाकर के देख लेंगे हमारे YouTube चैनल कौटिल्य पाठशाला में। तो चलिए, आज हम लोग सेकेंड क्लास को लेकर के उपस्थित है और आज सेकेंड क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और आज के सेशन जो दोस्तों बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज का सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं शामिल किया हूं और ये प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा चांस है, हूबहू भिड़ने के भी ज़्यादा चांस है दोस्तों। इसलिए चलिए आज के सेशन को हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट प्रश्न आपके बीच ये रहा, कहता है कि चावल का प्राचीनतम, है ना, चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है। यहां पे से हो जाएगा, है ना, किस स्थान से संबंधित है। क्या वो महदहा है, सराय नहाराय है, कोल्डी हवा है या आपका भीमबेटका है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका कोल्डी हवा हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, चावल का प्राचीनतम उल्लेख तो कोल्डी हवा से मिलता ही मिलता है। इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि धान का प्राचीनतम, धान, है ना, यह भी क्वेश्चन आया हुआ है कि धान का अगर प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें तो धान का भी प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, तब बोलेंगे नहीं, कोल्डी हवा से ही प्राप्त हुआ है। और ये कोल्डी हवा आखिर कहां है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये आपका यूपी के इलाहाबाद में पड़ता है ना, इलाहाबाद में है दोस्तों। वह कौन सा जगह, तो वह है आपका कोल्डी हवा और यहीं से आपका धान और चावल का जो साक्ष्य है वो मिलता है। लेकिन अगर यही बोल दे कि नहीं आपका कृषि का साक्ष्य कहां से मिला है ना, तो कृषि का साक्ष्य जो है दोस्तों वह आपका कोल्डी हवा से नहीं मिला है ना। वह कहां से मिला है, तो वह ध्यान रखेंगे वह आपका मेहरगढ़ से मिला है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहां से मिला है, मेहरगढ़ से। तो यहां पे बताने के पीछे यह है दोस्तों कि आपको धान और चावल और कृषि एक जैसा आपको लगता है, इसलिए एकदम स्पष्ट क्लियर कर लेंगे कि धान और चावल का बोले तो कोल्डी हवा हो जाएगा, जो आपका यूपी के इलाहाबाद में पड़ता है। और अगर कृषि का साक्ष्य बोलेगा तब वह आपका कहां हो जाएगा, तब वह आपका मेहरगढ़ आंसर हो जाएगा। और ये अगर ये भीमबेटका की बात करेंगे तो ये भीमबेटका से भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहां से जो प्राप्त हुआ है वह आपका गुफा चित्र प्राप्त हुआ है ना। क्या प्राप्त हुआ है, गुफा चित्र, है ना। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम लोग इससे आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वही प्रश्न आपका आ गया कि प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहां से मिलते हैं। अब बताइए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका मेहरगढ़ हो जाएगा। और ये दोस्तों मेहरगढ़ आपका कहां है, तो ये बोलेंगे मेहरगढ़ जो आपका है वह आपका पाकिस्तान के, है ना, ये जगह भी पूछता है, ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान के बलूचिस्तान, है ना, बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है दोस्तों, है ना, बलूचिस्तान प्रांत में ये कौन सा, मेहरगढ़। और यही मेहरगढ़ से आपका कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। लेकिन अभी जो ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक आपका लहुरा देव, है ना, लहुरा देव एक जगह है और ये लहुरा देव आपका यूपी में है। और ये अगर आपका ये आंसर ये नहीं ऑप्शन में रहे तो नया जो अबर मिला है साक्ष्य दोस्तों वह आपको कई बुक में आपको लहुरा देव, ये आपका अपडेट है ना, ध्यान रखेंगे। अगर ये ऑप्शन में ना रहे तो बिल्कुल आपका लहुरा देव आंसर होगा,
क्योंकि अगर क्या कब आंसर होगा, यही आपका जब अगर कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य की अगर बात करेगा तो ध्यान रखेंगे लहुरा दे यूपी से इसका प्राचीनतम साक्ष्य जो है वह कृषि का मिलता है ना। इसलिए ध्यान रखिएगा इस जगह को भी, है ना। चलिए, और ये नहीं रहा लहुरा दे, तब तो आपका मेहरगढ़ ही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि प्रागैतिहास, है ना, प्रागैतिहास में अध्ययन का विषय है। आप बताइए कि आखिर ये प्रागैतिहास में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? क्या वो निरक्षर समाजों का इतिहास है प्रागैतिहास, साक्षर समाजों का इतिहास है, सभ्य समाजों का इतिहास है, या नगरीय समाजों का इतिहास है? अगर हम बात करें प्राचीन भारतीय इतिहास की, अगर हम बात करें दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे थोड़ा जो मैं बताने जा रहा हूं इसको जरूर ध्यान से आप देखेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास, है ना, प्राचीन भारतीय इतिहास, इसमें आप ये तीन चीजों के बारे में आप स्पष्ट जानकारी रखेंगे। एक आपका जो है वह है प्रागैतिहास, है ना, प्रागैतिहास। एक है आपका आध इतिहास, है ना, एक आपका आध इतिहास, है ना, ध्यान रखेंगे यहां पे आध इतिहास, और एक आपका इतिहास, है ना। ये आपका तीन चीज जरूर ध्यान में रखेंगे दोस्तों। या आप प्रागैतिहासिक भी बोल सकते हैं, प्रागैतिहासिक, आध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, है ना। ये तीन चीज, ये क्या मैं बताने जा रहा हूं जरा आप ध्यान देंगे। अगर ये प्रागैतिहासिक किसको बोलते हैं, आध ऐतिहासिक किसको बोलते हैं और ऐतिहासिक किसको बोलते हैं, इसके बारे में ध्यान देंगे। प्रागैतिहासिक जो है इसमें ना तो कोई लिखित साक्ष्य मिलता है और ना ही यहां पर आपका जो है कुछ पढ़ा गया है। जब लिखित कुछ साक्ष्य ही नहीं मिलेगा तो फिर पढ़ा कहां से जाएगा? तो प्रागैतिहासिक में क्या है कि लिखित साक्ष्य नहीं, है ना, यहां पर जो है आपका लिखित साक्ष्य नहीं। ये सेकेंड यहां पढ़ा नहीं गया, है ना, पढ़ा नहीं गया ये। और अगर आध ऐतिहासिक की बात करेंगे तो यहां ध्यान देंगे दोस्तों, लिखित साक्ष्य जो है, लिखित साक्ष्य जो है वह आपका मिलता है, लिखित साक्ष्य है वह मिलता है, लेकिन सेकेंड जो है वह आपका पढ़ा नहीं गया, है ना, पढ़ा यहां नहीं गया। लेकिन अगर आप ऐतिहासिक की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर ऐतिहासिक की बात किया जाए तो यहां पे आप फर्स्ट करेंगे तो यहां पर लिखित साक्ष्य भी है, मिलता है, यहां पे लिखित आपका जो है वह साक्ष्य भी मिलता है, और सेकेंड आपका जो है वह पढ़ा गया भी है। तो ध्यान रखेंगे, पढ़ा गया भी और लिखित साक्ष्य भी। तो प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं? जहां पर आपका ना तो लिखित साक्ष्य मिला है और ना वहां पढ़ा गया है, तो वो कहलाएगा प्रागैतिहासिक। और जहां पर लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया, तो वो कहलाएगा आध ऐतिहासिक। और आध ऐतिहासिक की अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसमें जो आएगा वह आपका, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वह आपका हड़प्पा सभ्यता आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा? तो वह आपका हड़प्पा सभ्यता आ जाएगा दोस्तों, है ना, हड़प्पा सभ्यता। ये भी क्वेश्चन जो है वह आपसे पूछा जाता है कि आखिर ये आपका हड़प्पा सभ्यता जो है वह आधे ऐतिहासिक में है, ऐतिहासिक में या प्रागैतिहासिक में? तो ध्यान रखेंगे आपका हड़प्पा सभ्यता जो है वह आपका किस में है? तो वह आपका आधे ऐतिहासिक में आएगा। और ऐतिहासिक जहां लिखित साक्ष्य भी मिला और पढ़ा गया। तो यहां जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रागैतिहास में अध्ययन का विषय क्या है, तो बताइए निरक्षर समाजों का इतिहास। क्योंकि उस समय जो प्रागैतिहासिक को अगर आप बांटेंगे तो प्रागैतिहासिक में भी आप पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, है ना। तो वो पाषाण काल की अगर बात किया जाए तो उस समय क्या था? तो उस समय निरक्षर समाजों का इतिहास
इतिहास था। इसलिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वह आपका ए हो जाएगा दोस्तों, है ना। ध्यान रखेंगे, यहां से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसे भी जरा ध्यान में आप रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य जो है वह मौर्य काल के इतिहास के ज्ञान का साक्ष्य क्या है, नहीं है। यानी मौर्य काल के इतिहास का साक्ष्य जो है वह निम्न में से कौन नहीं है। पहला ऑप्शन है अशोक का लेख, दूसरा है चित्रित धूसर मृदभांड, तीसरा यूनानी लेखकों के विवरण और चौथा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, है ना। तो बताएं दोस्तों इसमें जो है वह कौन आपका मौर्य काल के इतिहास के ज्ञान का साक्ष्य नहीं है। तो बोलेंगे नहीं, अशोक का लेख तो है, क्योंकि अगर पहला सबसे प्राचीन अगर अभिलेख की बात करेंगे तो वह आपका कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे वह अशोक का ही लेख है, इसलिए ये तो आपका सही होगा। लेकिन कहता है कि कौन साक्ष्य नहीं है, तब यहां आंसर हो जाएगा चित्रित धूसर मृदभांड, क्योंकि चित्रित धूसर मृदभांड जो है ये किससे संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे ये जो है दोस्तों वह आपका वैदिक सभ्यता से है ना। कहां से है, ये वैदिक सभ्यता से है, ध्यान रखेंगे। इसलिए यहां पे ये आपका मौर्य काल के बारे में जानकारी नहीं देता है। लेकिन अगर यूनानी लेखकों का विवरण, ये तो यहां से आपका मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलता है, क्योंकि यूनानी लेखकों में आपका कई हैं दोस्तों जिसके बारे में मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलता है। एक आपने नाम सुना होगा वह आपका हेरोडोटस, है ना। हेरोडोटस ये भी आपका एक यूनानी ही था, और हेरोडोटस का जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को तो हम लोग इतिहास का पिता कहते हैं, है ना। इतिहास का पिता कौन, तो आपका हेरोडोटस, है ना, हेरोडोटस। और अगर इनकी एक पुस्तक का आपने नाम अगर पता हो आपको, इसका पुस्तक का नाम हेरोडोटस का क्या था, तो वह पुस्तक का नाम था दोस्तों हिस्टोरिका, है ना। क्या था, तो आपका हिस्टोरिका। ये किनकी पुस्तक है, तो हेरोडोटस की पुस्तक है। और ये हेरोडोटस कहाँ के हैं, तो ये मेरा यूनानी है, यूनान का है। और इसके साथ साथ अगर सिकंदर के पास, ध्यान रखेंगे दोस्तों आपने सिकंदर के बारे में पढ़ा होगा, सिकंदर के साथ जो है 3 यूनानी जो लेखक है वह भारत आए थे, है ना। और वो 3 यूनानी आपका कौन थे, अगर आपको पता होगा तो एक आपका था उसमें न्यूयॉर्कस, है ना। क्या था, तो वह एक था दोस्तों आपका न्यूयॉर्कस था। एक था आपका क्या था, तो अनिसिक्रेटस था, है ना, अनिसिक्रेटस, ये भी आप सिक्रेटस, एक सेकेंड ये था दोस्तों। और एक जो थर्ड था वह अरिस्टोबुलस था, है ना, ये अरिस्टोबुलस। तो ये आपका 3 सीनो क्या है, ये सारा यूनानी है दोस्तों। तो इससे तो हमको मौर्य काल के बारे में कई चीज जानकारी मिलता है, इसलिए ये भी आपका क्या है, वह आपका सही आंसर है। फिर दिया है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, है ना। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र से भी तो मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलता ही मिलता है, इसलिए यहाँ जो गलत आंसर है वह है आपका चित्रित धूसर मृदभांड, और वह आपका वैदिक सभ्यता के बारे में उससे जानकारी मिलता है। तो इतना फैक्ट्स को भी आप यहाँ पे जरूर ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच, है ना, संघर्ष की तिथि की पहचान कीजिए। कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य, अगर आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो संघर्ष युद्ध हुआ था वह कब हुआ था। क्या वो लगभग 209, लगभग 207, लगभग 305 या आपका लगभग 203। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों वह जो डेट है वह दोनों के बीच का जो संघर्ष का डेट है वह आपका क्या है, तो आपका 305 है ना। क्या है, तो आपका 305 है। ये सेल्यूकस निकेटर जो है ये कहाँ का था, तो ये तो ध्यान रखेंगे दोस्तों यूनान का था। कहाँ का था, वह आपका यूनान का था। और ये सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था वह राजदूत का नाम था आपका क्या, उसका नाम था मेगास्थनीज, है ना। कौन था, मेगास्थनीज। और यही मेगास्थनीज जो है वह किसके दरबार में आया था, तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, है ना। ये आपका मेगास्थनीज जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो ध्यान रखेंगे इन सारे चीजों को। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था। कहां पर बात कर रहा है, ये आपका कश्मीर में बात कर रहा है दोस्तों कि श्रीनगर किसने बसाया था।
क्या वो हर्ष ने बसाया था, अशोक ने बसाया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने बसाया था कि बिंदुसार ने बसाया था? तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वह आपका अशोक हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपको पढ़ना है हाई स्कूल में भी और 6 to 8 सहायकाचार्य में भी हिस्ट्री में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, इसलिए वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है, ध्यान रखेंगे। तो कश्मीर में श्रीनगर किसने बताया? तो आंसर हो जाएगा आपका अशोक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया? क्या वो मौर्य वंश के बाद, क्या वो गुप्त वंश था, कुषाण वंश था, सातवाहन वंश था या शुंग वंश था? तो ध्यान रखेंगे इसमें दोस्तों, वह मौर्य वंश का अंतिम शासक है ना। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम अगर शासक की बात करेंगे तो अंतिम शासक का जो नाम था वह था आपका वृद्धरथ, है ना। कौन था? तो वो आपका वृद्धरथ था। और इसी वृद्धरथ की हत्या किसने की थी? तो इसी वृद्धरथ के जो सेनापति था, है ना, वृद्धरथ का सेनापति कौन? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, वह सेनापति था आपका पुष्यमित्र शुंग, है ना, पुष्यमित्र शुंग। ये किसका सेनापति था? तो ये आपका मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धरथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। और यही पुष्यमित्र शुंग ने वृद्धरथ की हत्या करके किस वंश की स्थापना किया था? तो ये पुष्यमित्र शुंग ने आपका शुंग वंश की स्थापना किया था। किस वंश का? तो ये शुंग वंश की स्थापना किया था दोस्तों, ध्यान रखेंगे, है ना। इसलिए आंसर जो आपका हो जाएगा वह मौर्य वंश के बाद जो वंश आया था उस वंश का नाम था शुंग वंश, है ना। चलिए, तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित, है ना, वाकाटक शासकों में किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था? है ना। क्या वो परवर सेन द्वितीय या पृथ्वी सेन द्वितीय या रुद्रसेन प्रथम या रुद्रसेन द्वितीय? क्या इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? और यही क्वेश्चन आपका अबर जो है वह पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया था, है ना। ये प्रभावती गुप्त के बारे में, इसके बारे में ध्यान देंगे दोस्तों। अबर एग्जामिनेशन पीजीटी में भी क्वेश्चन यहां से आया था। तो ध्यान क्या बोला कि निम्नलिखित कौन वाकाटक शासकों में किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से क्या किया? विवाह किया था। तो कौन था वो वाकाटक वंश का शासक? और वह शासक था, ध्यान देंगे, उस शासक का नाम था रुद्रसेन द्वितीय, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे कि ये और किस वंश का शासक था? तो ये आपका वाकाटक वंश का शासक था। वह कौन था? रुद्रसेन द्वितीय, जिसने किससे विवाह किया था? तो ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, वह थी प्रभावती गुप्ता, उसी से इसने विवाह किया था। इसलिए आंसर जो हो जाएगा वह रुद्रसेन द्वितीय। ध्यान रखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी का विवाह जो है वह वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया था। लेकिन अगर अपनी बात करें, अगर चंद्रगुप्त द्वितीय जो है किससे, अपना खुद किससे विवाह किया था? तो वह आपका नागवंश की नागवंश, है ना। कौन सी? ध्यान रखेंगे दोस्तों, नागवंश की राजकुमारी, है ना, नागवंश की थी कौन? कुबेर नाग, है ना। नागवंश की कुबेर नाग से खुद विवाह किया था, है ना। नागवंश की कुबेर नाग से खुद विवाह कौन किया था? यह आपका चंद्रगुप्त द्वितीय किया था। लेकिन अपनी बेटी का विवाह जो है वह वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से किया था। तो ये दोनों बात जरूर आप ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि निम्न में से किसने देवराज, देवगुप्त, देवश्री की उपाधियां धारण की थी? कहता है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि आपके सिलेबस में चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आपको पढ़ना है ना। और देखिए ये चंद्रगुप्त द्वितीय से ही प्रश्न है कि देवराज, देवगुप्त, देवश्री की उपाधि किसने धारण की थी? तो ध्यान रखेंगे आंसर जो है वह आपका क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय का ही जो है वह आपका देवराज, देवगुप्त और देवश्री उपाधि धारण किया था। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय का अगर आप कार्यकाल की बात करेंगे तो ये आपका 375 से लेकर के 415 तक था। ध्यान रखेंगे दोस्तों, कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। और ये देवगुप्त, देवश्री के अलावे भी और उपाधि इसने धारण किया था। एक आपका उपाधि का नाम था परम भागवत, है ना। परम भागवत की भी जो है वह उपाधि चंद्रगुप्त क्या है? वह द्वितीय ने धारण किया था। और इसने और किया था परम भट्टारक, है ना। परम भट्टारक की भी उपाधि जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था। तो देवराज, देवगुप्त, देवश्री, परम भागवत,
है ना, ये ध्यान रखेंगे। वह है दोस्तों परम भागवत परम भट्टारक की उपाधि किसने धारण किया था? तो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था। और वही चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने जो है वह क्या है, इसको हम लोग क्या नाम से और जानते हैं? विक्रमांक या विक्रमादित्य के नाम से भी हम लोग जो है, विक्रमादित्य की भी उपाधि इसने धारण किया था। वह आपका कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दरबार के नवरत्नों का संबंध किससे है? दरबार किसके दरबार में नवरत्न रहते थे? क्या आप बताइए? 4 ऑप्शन आपका दिया है दोस्तों, और वह 4 ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन और ये आपका धर्मपाल। तो बताया इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? दरबार के नवरत्नों का संबंध किससे था? तो ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही आपका नवरत्न रहते थे, है ना। आपका किसके दरबार में? तो आपका चंद्रगुप्त आपका द्वितीय के दरबार में। और वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन कौन? तो कई आपका ध्यान रखेंगे नाम ही है दोस्तों, 9 रत्न यानी 9 विद्वानों का समूह जो है इसके दरबार में रहते थे। उसमें कुछ प्रमुख कौन थे? तो ध्यान रखेंगे आपने नाम सुना होगा धनवंतरी का, आपने नाम सुना होगा। ध्यान रखेंगे ये सभी जरूर नाम आपको याद रहनी चाहिए। जैसे आपने नाम सुना होगा कालिदास का, है ना। फिर आपने नाम सुना होगा वराह मिहिर, है ना, वराह मिहिर भी इसके दरबार में थे। उसके बाद आपका धनवंतरी, है ना, धनवंतरी इसके दरबार में। इन सभी को जरूर आप नाम रखेंगे। फिर आपका कौन था? तो घटकपर था, छपनक था, शंकु था, है ना। ये सारे लोग जो है वह आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में क्या थे? शामिल थे दोस्तों। ये जरूर आप ध्यान में रखेंगे। और ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय था ये क्या, ये आपका ध्यान रखेंगे ये समुद्रगुप्त का क्या है? ये आपका जो है वह उत्तराधिकारी था दोस्तों, है ना। कि क्या था? तो ये ध्यान रखेंगे उत्तराधिकारी, है ना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय किसका उत्तराधिकारी था? तो ध्यान रखेंगे तब आंसर जो हो जाएगा वह आंसर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो वह आपका चंद्रगुप्त द्वितीय था। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर, है ना, किन स्थानों पर माना जाता है कि हर्ष ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए थे, है ना। किसके बारे में? ये आपका हर्षवर्धन के बारे में, और ये भी आपके सिलेबस में है दोस्तों। तो बताइए कहां पर आपका जो है वह महान धार्मिक सम्मेलन के हर्षवर्धन ने किया? क्या वो थानेश्वर, कन्नौज, वल्लभी या प्रयाग? तब इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह कौन से स्थान था? तो वह आपका था दोस्तों कन्नौज, और वह था आपका प्रयाग, यानी बी और डी, है ना। ध्यान रखेंगे तो आंसर जो आपका हो जाएगा वह आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहां पर बी और डी, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहां पे बी और डी, आपका कन्नौज और प्रयाग, यहीं पर आपका धार्मिक सम्मेलन करता था कौन? हर्षवर्धन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि हर्ष को, है ना, किसको? हर्ष को सकलुत्रा, है ना, सकलुत्रापथनाथ कहा गया है। कहां कहा गया हर्ष को सकलुत्रापथनाथ? क्या वो चालुक्य अभिलेखों में, है ना, क्या वो चालुक्य अभिलेखों में, सीयूकी में, हर्षचरित में, की रत्नावली में? चलिए आप आंसर अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं तुरंत दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका जो है वह चालुक्य अभिलेख। और चालुक्य अभिलेख कौन सा? ये होल अभिलेख, है ना। कौन सा दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे उस अभिलेख का मुख्य जो नाम है वह है आपका ये होल अभिलेख, है ना, ये होल अभिलेख। ध्यान रखिएगा। और ये होल अभिलेख किससे संबंधित है? तो वह आपका चालुक्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो चालुक्य से संबंधित है दोस्तों। और उसी अभिलेख में जो है वह हर्ष को सकलुत्रापथनाथ जो है वह कहा गया है। इसलिए सही आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि विद्वान जो हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था, विद्वान जो हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था। अगर हर्षवर्धन की अगर हम लोग बात करते हैं, ये हर्षवर्धन का अगर कार्यकाल की अगर आप बात करेंगे तो ये 606 से लेकर के दोस्तों ये आपका 647 के बीच में था। कौन? वह आपका हर्षवर्धन। कहता है इसके दरबार में कौन नहीं था? तो वान भट्ट तो था, मयूर भट्ट भी था और मातंग दिवाकर भी था। ये मयूर दर्श आप शर्मन नहीं था दोस्तों। इसलिए यहां जो आपका आंसर हो जाएगा वह 13 का क्या हो जाएगा? वह आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों आपका डी हो जाएगा। मयूर शर्मन हर्ष के दरबार में नहीं था, डी। चलिए नेक्स्ट कहता है कि सिंध पर आरंभिक, है ना, कहां पर? सिंध पर आरंभिक अरब आक्रमण
के समय वहां का शासक जो है वह कौन था? आपने पढ़ा होगा, आपको पढ़ना है कि अरबों का सिंध आक्रमण, है ना, किसका? तो ध्यान रखेंगे अरबों का, है ना, अरबों का सिंध आक्रमण, ये आपको पढ़ना है दोस्तों, सिंध आक्रमण, है ना, ये इसी से आपका ये क्वेश्चन है। तो बताएं अरबों का सिंध आक्रमण जो है वह जिस समय हुआ था उस समय वहां का शासक कौन था? तो ध्यान रखेंगे, क्या वो दाहिर था, जुनैद था, चच था या जयसी था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जब अरबों का सिंध पर आक्रमण हुआ था उस समय जो शासक वहां का था वह कौन था? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों दाहिर था, है ना, यही दाहिर था, ध्यान रखिएगा। इसलिए आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? दाहिर हो जाएगा, है ना। ये उसके बाद एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर बोले हम आपसे पूछे कि नहीं अरबों का सिंध आक्रमण की जानकारी, है ना, अगर जानकारी कहां से प्राप्त होती है, किस पुस्तक से प्राप्त होती है, तो उस पुस्तक का नाम है दोस्तों चचनामा, है ना। ये चचनामा से ही जो है वह आपका अरबों के सिंध आक्रमण की जानकारी मिलती है। और ये चचनामा किस भाषा में है, ये पुस्तक, ये भी पूछा जाता है। तो ये है दोस्तों वह आपका अरबी भाषा में है। किस भाषा में है? तो ध्यान रखेंगे ये आपका अरबी भाषा में है दोस्तों, है ना, अरबी भाषा में है, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। और ये क्वेश्चन भी आता है कि अरबी भाषा से, है ना, अगर फारसी भाषा की बात किया जाए कि अगर फारसी भाषा में किसने इसका जो है वह आपका क्या क्या रूपांतरण किया था, तब ध्यान देंगे उस व्यक्ति का नाम है अबू बक्र, है ना, अबू बक्र कूफी, है ना, अबू बक्र कूफी ने किया था। क्या किया था? तो जो चचनामा अरबी भाषा में था उसको किस भाषा में अनुवाद किया? तो उसको फारसी भाषा में अनुवाद अबू बक्र कूफी ने किया था। किस पुस्तक का? तो वह पुस्तक था चचनामा। तो ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि अरबों का सिंध आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है, तो वह आपका चचनामा से मिलती है। और अगर ये बोल दे कि नहीं अरबों के सिंध आक्रमण की जानकारी चचनामा नामक पुस्तक से मिलती है, यह पुस्तक जो है वह किस भाषा में है, तब आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अरबी भाषा। और जब पूछा जाए कि चचनामा नामक पुस्तक जो है वह अरबी भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया, तब हो जाएगा अबू बक्र कूफी ने किया था, है ना। ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है वह आपका 14 का यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य पर, है ना, किस राज्य पर मोहम्मद गौरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था? निम्नलिखित में से किस राज्य पर मोहम्मद गौरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण? तो ध्यान रखेंगे जो मोहम्मद गौरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था वह राज्य था, वह था आपका मुल्तान। और कब किया गया था? तो ये भी अगर आप ध्यान रखें दोस्तों तो 1175 में किया गया था। कब किया गया था? 1175 में मोहम्मद गौरी के द्वारा सबसे पहले जो है वह मुल्तान पर आक्रमण किया गया था, इसलिए ध्यान रखेंगे आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि परगना या महाल, है ना, परगना या महाल के प्रशासन का प्रभारी, किसका प्रभारी? प्रशासन का प्रभारी अधिकारी कौन होता था, है ना। परगना या महाल के प्रशासन का प्रभारी अधिकारी जो है वह कौन होता था? क्या वो आमिल है, पोतदार है, सिकदार है या बितिकची है? तब ध्यान रखेंगे दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा? तो वह आपका सिकदार हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो आपका, लेकिन हाँ क्या है, प्रशासन का प्रभारी अधिकारी जब पूछे तो वह आपका क्या हो जाएगा? तो आंसर सिकदार हो जाएगा। पोतदार तो ये आपका जो है वह आपका खजांची था, है ना, खजांची था दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, है ना, खजांची था। कौन? तो वह आपका था पोतदार, है ना, ये ध्यान रखेंगे। सही आंसर इसका जो होगा वह सिकदार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कहता है कि पुरंदर की संधि भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, है ना। कहता है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो ये 1665 में हुई थी। ये भी पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि जो है वह 1665 में
किसके बीच में हुई थी, ये क्वेश्चन है। क्या वो शिवाजी और औरंगजेब, शिवाजी और जयसिंह, शिवाजी और शाइस्ता खां, या शिवाजी और अफजल खां? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा शिवाजी और जयसिंह के बीच में पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। और ये जब संधि हुआ था तो क्या क्या था कि ध्यान रखेंगे कि जो ये मराठों ने, है ना, कि चूंकि आप जान रहे शिवाजी एक मराठा थे, कि मराठों ने जो है वह 35 किलो में से, है ना, 35 किलो में से 23 किला, है ना, कितना किला, ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, कि 35 किले में से 23 किले जो है वह क्या कर दिया था, तो मुगलों को दे दिया था, है ना, मुगलों को दे दिया। ध्यान रखेंगे ये भी क्वेश्चन आता है। कौन? तो मराठों ने कितना 35 किला में से कितना 23 किला जो है किसको दे दिया था, वह मुगलों को दे दिया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों। और किसके बीच हुआ था, तो शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सूची 1 की मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कहता है पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध, है ना। तो ध्यान रखेंगे अगर पानीपत का युद्ध प्रथम युद्ध बोलेगा तो ये आपका 1500 कब हुआ था, 26 में हुआ था। खानवा का युद्ध आपका 1527 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1546 में हुआ था, है ना। ध्यान रखेंगे। तो ये आप बताएं, अगर फर्स्ट का हो गया 3, है ना, सेकेंड का जो हो गया 4, तो 3 और 4 यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी हो जाएगा। और ये आपका ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहां पर बी हो जाएगा, ये यहां पर आपका सी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा, है ना, ए बी सी डी। तो ध्यान रखेंगे। तो ए का आपका 3 हो गया, तो ए का 3 है, बी का आपका 4 है ना, बी का 4 है, और सी का जो है 1 है, तो सी का जो है आपका दोस्तों वह 1 है, और डी का आपका क्या है, तो वह आपका 2। तो सही आंसर आपका जो है वह आपका सी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अब अगर यहां से जानने की कोशिश करेंगे क्या कि ये जो चौसा का युद्ध और ये कन्नौज का जो युद्ध है वह किसके बीच हुआ था। अगर आपको पता है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं दोस्तों, क्या आखिर ये चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध किससे संबंध है। तो ध्यान रखेंगे ये जो युद्ध है वह शेरशाह और हुमायूं, है ना, किसके बीच हुआ था दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपका इन दोनों युद्ध के बारे में अगर बात किया जाए तो आपका शेरशाह, है ना, शेरशाह ने किसको हराया था। तो ध्यान रखेंगे शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। हुमायूं को क्या किया था, हराया था दोस्तों। ये ध्यान रखेंगे। कौन सा युद्ध, तो चाहे चौसा का युद्ध बोले, लेकिन चौसा का युद्ध पहले हुआ था 39 में और कन्नौज का युद्ध हुआ था 40 में। ये और ये आपको पता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको, इब्राहिम लोदी को हराया था। और अगर खानवा का युद्ध है तो बाबर और किसके बीच हुआ था, तो राणा सांगा के बीच में हुआ था दोस्तों, है ना। चलिए तो यहां से सारा चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी था, है ना। तो कहता है कि शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ। तो ध्यान रखेंगे और कोई नहीं बल्कि शेरशाह का जो पुत्र ही था वह शेरशाह का द्वितीय पुत्र, है ना, शेरशाह का जो द्वितीय पुत्र था और उस द्वितीय पुत्र का नाम था वह था आपका इस्लाम शाह, है ना। क्या था दोस्तों, तो वह था आपका इस्लाम शाह। यही जो है वह आपका शेरशाह का उत्तराधिकारी हुआ था। इसलिए आंसर जो हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वह आपका ए हो जाएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 19 का, है ना। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि किन दो मुगल शासकों के, है ना, किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में, है ना, बीच में कहता है शेरशाह का शासन था, है ना। कहता है किन दो मुगल शासकों के बीच में शेरशाह का शासन था। क्या वो बाबर और हुमायूं, हुमायूं और अकबर, कि अकबर और जहांगीर, कि इनमें से कोई नहीं। आप बताएं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी हुमायूं और अकबर के बीच में, है ना। क्या हो जाएगा, हुमायूं और अकबर के बीच में। क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले ध्यान रखेंगे वह था मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, और ये मुगल वंश की स्थापना 1526 में किया था। और ये 1526 से कब तक रहा था, तो वह आपका 30 तक रहा था। इसी के बाद आपका आ जाता है कौन, तो वह
आपका हुमायूं आ जाता है। और हुमायूं जो है वह आपका कब से कब तक रहता है, तो ये 1530 से आपका 1540 तक रहता है। और ध्यान रखेंगे यही हुमायूं के बाद फिर कौन आ जाता है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये शेरशाह आ जाता है। और ये जो कब से कब तक रहता है, तो 1540 से 1545 के बीच में रहता है दोस्तों। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये हुमायूं फिर पुनः क्या है कि एक बार तो 1530 से 1540 तक तो रहता ही है, और एक आपका 1555 है ना, 1555 ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि 1555-56 में एक साल के लिए जो है, एक साल से कम ही वहां पे रहता है, एक साल नहीं रहता है। हुमायूं पुनः वहां पर आता है और फिर वो उसके बाद जो आता है उसका किसका नंबर है, तो वो आपका अकबर का कार्यकाल है। और वह अकबर का कार्यकाल जो कब से शुरू होता है, तो ये 1556 से किसका कार्यकाल शुरू हो जाता है, तो वह आपका अकबर का शुरू हो जाता है। तो कहता है किन दो मुगल शासकों के कार्यकाल के बीच में जो है वह शेरशाह का शासन है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आपका हुमायूं और अकबर। तो इसलिए आंसर आपका जो हो गया दोस्तों वह आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर एवं राणा सांगा के बीच, किसके बीच, बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को कहा जाता है, क्या चंदेरी का युद्ध कहा जाता है बाबर राणा सांगा, कि हल्दी घाटी का युद्ध, कि खानवा का युद्ध, कि इनमें से कोई नहीं। आप बताएं 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तभी जैसा कि मैं इससे पहले बताया था आपको कि बाबर और राणा सांगा के बीच जो युद्ध हुआ था वह कौन सा युद्ध था, तो वह आपका खानवा का युद्ध था। कौन सा युद्ध था, तो वह आपका खानवा का युद्ध था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कहता है कि शेरशाह के विषय में क्या असत्य है, क्या गलत है, ये आपका छांटना है गलत को। क्या शेरशाह के समय में भूराजस्व दर थी वह क्या 1/3 निर्धारित थी, है ना, आपका 1/3 निर्धारित की थी, या कि भूमि की पैमाइश करवाई थी शेरशाह ने, कि दिल्ली के जो है वह यहाँ पुराना हो जाएगा, पुराने किले में किला ये कोना मस्जिद का निर्माण कराया था, कि सासाराम में एक किले का निर्माण कराया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहां से आपको 4 प्रश्न सीखने को मिलेंगे। बताइए इसका सही आंसर आपका क्या होगा। पहला है कि क्या शेरशाह जो है वह, क्या शेरशाह के समय भूराजस्व दर जो थी वह क्या 1/3 थी, एक ये है। क्या शेरशाह ने भूमि की पैमाइश करवाई थी, फिर कैसे पैमाइश करवाया था। क्या आपका शेरशाह के समय में दिल्ली के पुराने किले में क्या किला ये कोना मस्जिद का निर्माण हुआ था। क्या शेरशाह जो है वह सासाराम में एक किले का निर्माण किया था। तो बताएं गलत कौन हो जाएगा, तो गलत तो आपका डी हो जाएगा। ये बी सी बिल्कुल सही है। और डी क्या क्या गलत है, तो सासाराम में एक किले का निर्माण नहीं किया था, बल्कि सासाराम में स्वयं का मकबरा बनवाया था। क्या किया था, स्वयं का दोस्तों ये आपका मकबरा बनवाया था। किसने, तो वह आपका शेरशाह ने। तो किले का निर्माण ना होकर के स्वयं का मकबरा होता तो ये आपका सही हो जाता, इसलिए गलत आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था, है ना। कहता कौन यात्री थे वो जो मुगल साम्राज्य के समय में नहीं आया था। क्या वो बर्नियर था, ट्रेवनियर था, सर टॉमस रो था और डोमिगो पायस था। तो ध्यान रखेंगे आंसर जो हो जाएगा वो आपका डोमिगो पायस हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि डोमिगो पायस जो है वह मुगल शासक के समय में नहीं आकर के वह विजयनगर साम्राज्य का शासक था। कौन, तो विजयनगर साम्राज्य का शासक था। और वह कौन था, तो वह था दोस्तों कृष्णदेव राय, है ना, कृष्णदेव राय, है ना। ये ध्यान रखेंगे कृष्णदेव राय के समय में ही डोमिगो पायस आया था। तो जब कृष्णदेव राय विजयनगर के शासक था तो फिर ये यहाँ पूछा है वह मुगल पूछा है, इसलिए आपका जो है ये गलत आंसर ये हो जाएगा, डी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अब अगर बात करें कि सर टॉमस रो किसके समय में आया था, तो ये जो आया था दोस्तों वह आपका जहांगीर के समय में आया था। और अगर बात करें बर्नियर और ट्रेवनियर किसके समय में, तो ट्रेवनियर जो है वह आपका औरंगजेब के समय में आया था। किसके समय में, ये आपका औरंगजेब। और ये बर्नियर जो है वह आपका शाहजहां के समय में आया था। तो ये भी सारे बातें आप याद रखेंगे कि बर्नियर शाहजहां के समय में, ट्रेवनियर औरंगजेब के समय में, सर टॉमस रो जहांगीर के समय में और डोमिगो पायस जो है वह कृष्णदेव राय के समय में आया था। चलिए नेक्स्ट
कहता है कि अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? हरि विजय सूरी, हेम विजय गनी, या पदम सुंदर, या शांति चंद्र? तो ध्यान रखेंगे जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह आपका कौन सा हो जाएगा? तो वह आपका ए हो जाएगा, क्योंकि अकबर ने हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी, इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कहता है कि औरंगजेब ने, किसने? औरंगजेब ने अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू इतिहासकार को खोजा था? कहता है कि औरंगजेब ने अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू इतिहासकार को खोजा था? क्या वो गंगाधर था, क्या ईश्वर दास नागर था, कि मेहरा था, या देवी मिश्रा? तो ध्यान रखेंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ईश्वर दास नागर, जो औरंगजेब के समय में था। ध्यान रखेंगे आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का वह आपका बी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? चलिए अब देखिए, कहता है खानवा का युद्ध क्या अकबर और जो है वह राणा प्रताप के बीच में हुआ था? नहीं दोस्तों, खानवा का युद्ध जो है अकबर राणा प्रताप के बीच में तो नहीं हुआ था। क्या हल्दी घाटी का जो युद्ध है वह आपका ध्यान रखेंगे वह आपका जो है वह शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था, है ना? फिर लेकिन अच्छा छांटना क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है ना? सही सुमेलित है। फिर कहता है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है क्या वो शेरशाह हुमायूं? नहीं। क्या धर्मत का युद्ध जो है वह औरंगजेब व दारा के बीच में हुआ था? क्या आपका सामूगढ़ का युद्ध जो है वह औरंगजेब, यहाँ जेब होगा, ये नहीं होगा, जोब नहीं, जेब होगा, कस औरंगजेब और सुजा के बीच में हुआ था? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा वह आपका क्या होगा? तो वह आपका सी हो जाएगा, क्योंकि जो धर्मत का युद्ध हुआ था वह औरंगजेब और दारा के बीच में ही हुआ था, और ये सामूगढ़ का भी जो युद्ध है वह सुजा नहीं, वो भी आपका औरंगजेब और दारा सिकों के ही बीच हुआ था। इसलिए ध्यान रखेंगे कि ये बी और डी तीनों गलत है, यानी सही जो आंसर है वो आपका धर्मत का युद्ध हो जाएगा। तो ये आपका औरंगजेब और किसके बीच? तो वह आपका दारा के बीच में हुआ था दोस्तों, ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। क्योंकि अगर बात किया जाए कि खानवा का युद्ध तो ये तो बाबर, है ना, ये किसके? बाबर प्लस राणा सांगा के बीच में हुआ था। बाबर प्लस किसके बीच में? ये आपका राणा सांगा के बीच में हुआ था दोस्तों। और अगर बात किया जाए कि अगर ये जो है वह हल्दी घाटी का युद्ध किसके समय में हुआ था, तो हल्दी घाटी का युद्ध तो जो हुआ था वह अकबर, है ना, अकबर, और अकबर की तरफ से भी कौन था? तो वह आपका मान सिंह था। अकबर प्लस किसके बीच में? तो ये महाराणा प्रताप, है ना, महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। तो ये ध्यान रखेंगे कि खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच में, हल्दी घाटी का युद्ध जो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, धर्मत का युद्ध जो है औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में, और सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब और दारा सिकों ही के बीच में हुआ था दोस्तों। चलिए यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, इसलिए सही जो आंसर था वह आपका सी था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, है ना। कहता है कि अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट के अनुसार कालानुक्रम से व्यवस्थित करें, है ना। ध्यान रखिएगा यहाँ पे अरेंज करना है दोस्तों कि आपका तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, है ना, इबादत खाने की स्थापना निर्माण, जजिया कर की समाप्ति और दीनिये इलाही की स्थापना। अगर आपको डेट पता हो, अगर आपको डेट पता हो दोस्तों तो आप बिल्कुल इसे जो है वह आप सही कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे अगर हम डेट की बात करेंगे तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब किया था? तो ये 1563 में किया था। इबादत खाना की स्थापना कब किया था अकबर ने? तो ये आपका 1575 में किया था। जजिया कर की समाप्ति कब किया था? तो ये आपका 1564 में किया था। और दीन इलाही की स्थापना 1582-83 में किया था। इसलिए ध्यान रखेंगे दोस्तों, अब यहां क्रम से बोला है तो आप देख लीजिए, खुद आप क्रम से सजा सकते हैं। तो सबसे पहले जो हो जाएगा वह 1 हो जाएगा, फिर आपका जो है वह 3 हो जाएगा, उसके बाद आपका 2 हो जाएगा और आपका 4, यानी 1 3 2 4। तो 1 3 2 4 जो आपका सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1
1 3 2 4 आपका बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पे आप इतना डेट भी जरूर याद रखेंगे, क्योंकि आपका ये सारा डेट आपका जो है वह आपका अकबर से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए जरूर याद रखिएगा। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 63, इबादत खाना 75, जजिया कर की समाप्ति 64 और दीन इलाही 82 83, है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। कहता है कि जहांदार शाह, है ना, जहांदार शाह जो है जहांदार शाह जो है राज सिंहासन पर बैठा मरणोपरांत, मतलब किसके मरणोपरांत जो है वह जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठा था। यही क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, कि किसके मरणोपरांत जो है वह जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठा था। क्या वो आजम शाह था, क्या वो बहादुर शाह प्रथम था, क्या वो फर्रुखसियर था, कि वो औरंगजेब था। तो आपको पता है कि अगर बात करें मुगल वंश का जो अंतिम शासक था वह आपका कौन, ये औरंगजेब था। औरंगजेब की अगर मृत्यु की बात करेंगे तो जो इसकी मृत्यु आपको पता है कि आपका 1707 में हो जाती है। किसका, तो वह आपका दोस्तों औरंगजेब। और जब औरंगजेब के बाद जो है वह कौन आता है, तो वह आ जाता है आपका बहादुर शाह प्रथम, है ना। कौन आ जाता है, तो वह बहादुर शाह प्रथम। और ये बहादुर शाह प्रथम जो है वह 1707 से 1712 ईस्वी तक रहता है। और उसके बाद जो है इसी बहादुर शाह के बाद जो है वह कौन आ जाता है, तो वो आपका जहांदार शाह आ जाता है ना, जहांदार शाह आ जाता है, ध्यान रखेंगे। और ये जहांदार शाह जो है वह 1712 से 1713 तक रहता है दोस्तों। इसलिए जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर वह बी हो जाएगा। यानी 1707 से 1712 तक बहादुर शाह प्रथम और 12 से 13 तक आपका जो रहता है वह आपका जहांदार शाह रहता है। तो आपका जहांदार शाह जो है वह आपका, अच्छा बोला था जहांदार शाह जो है राज सिंहासन पर बैठा था, तो वो आपका किसके बाद बैठेगा, तो ये आपका बहादुर शाह प्रथम के बाद ही बैठेगा। तो ध्यान रखेंगे, सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रोशन अख्तर, है ना, रोशन अख्तर किसका दूसरा नाम है ना। क्या वो अहमद शाह है, कि वो मोहम्मद शाह है, या जहांदार शाह है, या शाह आलम है। क्वेश्चन नंबर 29 का आपको आंसर देना है कि रोशन अख्तर किसका दूसरा नाम है। तो ध्यान रखेंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका मोहम्मद शाह है, क्योंकि मोहम्मद शाह का दूसरा नाम ही है वह रोशन अख्तर कहते हैं। और जहांदार शाह तो आपको पता है, इसे हम लोग लंपट मूर्ख, है ना, लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं। किसको, तो वह आपका जहांदार शाह लंपट मूर्ख, रोशन अख्तर जो है वह आपका मोहम्मद शाह के नाम से। इसलिए ध्यान रखेंगे सही आंसर आपका बी हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शिवाजी ने, है ना, किसने, शिवाजी ने शाइस्ता खां को किस वर्ष पराजित किया था। जान रहे हैं कि शिवाजी ने शाइस्ता खां को पराजित किया था, लेकिन वही डेट आपसे पूछ दिया कि शिवाजी ने शाइस्ता खां को किस वर्ष पराजित किया था। 1666 ईस्वी, 1663 ईस्वी, 1668 ईस्वी या 1705 ईस्वी। आपको इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। तो सही आंसर जो था वह शिवाजी ने शाइस्ता खां को 1663 ईस्वी में क्या किया था, तो ये आपको पराजित किया था। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, है ना। तो ये आपका 30 क्वेश्चन आज के सेशन में आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों। और 30 क्वेश्चन लेने के पीछे मेरा ये है क्योंकि आपके जो सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं उनसे 60 प्रश्न पूछा जाएगा, और 60 प्रश्न पूछा जाएगा तो 2 खंड है, तो दोनों से आपका 30-30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप खुद जान सकते हैं कि आखिर आप 30 प्रश्न में आप कितने सही किए, है ना। और जब भी अगर आप वीडियो देखते हैं तो जरूर आप कॉपी और पेन लेके बैठना चाहिए कि आप कितने का आंसर जानते हैं और कितने का आंसर नहीं जानते हैं, तब आप सही मूल्यांकन कर पाएंगे, है ना। चलिए आप कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्तों, जो भी वीडियो देख रहे हैं या फिर देखेंगे तो ध्यान रखेंगे जरूर कमेंट करके आप बताएंगे कि आपको कैसा लगा आज का सेशन, है ना। क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जरूर आप कमेंट करके बताएंगे। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो भी वीडियो देखते हैं वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, है ना। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं अंत करते हैं। तब तक के लिए आप सबों से मैं विदा लेता हूं। सभी को तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।